खबरों के बीच जिस खबर पर पूरी दुनिया की नजर थी और अभी भी है, वो है अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा। वो अपने हाई प्रोफाइल दौरे को पूरा कर ताइवान की राजधानी ताइपे से इस वक्त तो निकल चुकी हैं। उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की इस दौरान। इसके बाद ताइवान ने पेलोसी को अपना एक अहम मित्र बताया। पेलोसी ने भी कहा कि अमेरिका हमेशा मजबूती से ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। पेलोसी के दौरे पर भड़के चीन ने अमेरिका और ताइवान को चेतावनी दे डाली है। अमेरिका के राजदूत को भी बीजिंग ने तलब करके फटकारा है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी आंख से ना खेले, ताइवान पर डैमेज कंट्रोल के करें या फिर परिणाम के लिए तैयार रहें। चीन कल से ताइवान द्वीप के चारों तरफ एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मंदी की चिंताओं के बीच विश्व बिरादरी के लिए यह नया सिरदर्द साबित हो सकता है। चलिए इस खबर पर हम और बातचीत करते हैं, थोड़ा और विस्तार से इसको समझेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी अभिषेक झा और साथ ही जुड़ेंगे विदेशी मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव। लेकिन पहले अभिषेक के पास जाएंगे। तो अभिषेक का ताजा अपडेट तो यह है कि पेलोसी निकल चुकी है, लेकिन उनका ये ताइवान से, लेकिन उनका ये दौरा बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहा। इनफैक्ट पूरी दुनिया इसे लेकर तनाव में है। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा खत्म हो गया है। कूटनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टि से यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। शुरुआत में जब नैन्सी पेलोसी ने अपने इंडो पैसिफिक देशों की यात्रा की घोषणा की थी तो उनके ऑफिस ने ताइवान को अपनी संभावित विजिट के सूची से अलग रखा था। हालांकि बाद में यह खबर आई कि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा भी कर सकती हैं, जिसके बाद चीन की तरफ से लगातार धमकियां मिली कि इस तरीके के किसी भी दौरे के बड़े बुरे परिणाम हो सकते हैं। चीन ने यहां तक ताइवान और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी, अपने वॉरशिप्स को भेजा और ताइवान और उसके आसपास की जो एयर स्पेस है वहां पर चीन के लड़ाकू विमान उड़ाए गए। ये सारा कुछ अमेरिका और उसके प्रशासन को धमकी देने वाले अंदाज में किया गया। हालांकि इस रणनीतिक उहापोह के बीच बहुत ज्यादा मायने इस बात के भी हैं कि ये विजिट जो नैन्सी पेलोसी का ताइवान को रहा है, इसके आर्थिक क्या नतीजे हो सकते हैं। दुनिया भर के निवेशकों की निगाहें भी इस ओर जरूर लगी हुई थी कि अगर ये तनाव बढ़ता है तो इससे दुनिया के बाजारों पर क्या फर्क पड़ सकता है। हमने देखा है कि रिसेंटली जब रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा तो कितना ज्यादा फर्क पड़ा ग्लोबल क्रूड ऑयल पर। इसके अलावा भी बहुत सारी जो कमोडिटीज हैं, फूड प्राइसेस हैं, फूड ग्रेन के जो अलग अलग कमोडिटीज हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो किसी भी वैश्विक तनाव की स्थिति में जो बाजार है, निवेशक है, उनमें ज़रूर एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। वो इस दफ़ा भी थी। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि तनाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और दोनों पक्ष ताइवान और चीन अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। चीन ने हालांकि कुछ एक सैंक्शंस जरूर लगाए हैं, आर्थिक प्रतिबंध ताइवान पर, जिसके तहत ताइवान से आयात किया जाने वाला फल और मछलियों की तादाद को चीन कम करेगा और उन पर टैक्सेशन बढ़ाने की बात हुई है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फर्क ताइवान पर कितना पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि ताइवान की करीब 40% जो निर्यात होने वाली सामग्री है वो चीन को जाती है। ताइवान का करीब $200 बिलियन का निवेश भी चीन के बाजारों में है। ऐसी स्थिति में चीन और ताइवान के बीच बहुत गहरे आर्थिक संबंध हैं और इस कूटनीतिक विवाद को क्या आर्थिक स्थिति पर भी रिफ्लेक्ट होने देंगे ताइवान और चीन, ये हमें देखना होगा। फिलहाल नैन्सी पेलोसी सुरक्षित रूप से ताइवान पहुंची और यहां पर उन्होंने वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और वो ताइवान से अब सुरक्षित निकल भी गई हैं। निश्चित रूप से जो तनाव कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक जगत में देखा गया था पिछले काफ़ी दिनों से, उसको एक पूर्ण विराम अभी के लिए तो मिल गया है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीन इस पर क्या रवैया अपनाता है। यही बड़ा सवाल है अभिषेक कि क्या ये पूर्ण विराम मिला है या ये शुरुआत हुई है, कहां जाएगा ये पूरा मामला। अब इसको भी समझेंगे, हमारे साथ सचदेव साहब रहेंगे जिनसे ये जानते हैं, लेकिन थोड़ा समझ ले कि ये मामला क्या है पूरा। एक नजर डालते हैं इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि ये मामला कई सालों से है। ताइवान पर तकरार है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कारण है। तो जिन कारणों पर यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है या चीजें हैं, तो देखिए ये जो दोनों के बीच में तनाव है ये ऐतिहासिक है, पुराना है, ये आज का नहीं है। इतिहास उठा के देखेंगे तो पहले चीन का हिस्सा रहा ताइवान, अलग हुआ, फिर पास में गया। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है 1940 का जो दशक था, आई थिंक 47 के आसपास की बात है, गृह युद्ध के बाद विभाजन होता है और ताइवान एक अलग
इंडिपेंडेंट सरकार वहां पे बनती है। लोग वही हैं जो चीन से गए, एक पार्टी वहां से छोड़ के जाती है। गृह युद्ध के बाद ताइवान ने खुद को आजाद बता दिया, ठीक है। ताइवान का अपना संविधान उन्होंने बनाया है, नेता हैं, 3 लाख से ज्यादा इनके पास सैनिक है और अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं। और जो ताइवानी जनता है उसका भी चीन के साथ कोई लगाव नहीं है, वो अलग मानते हैं, वहां से निकले एक ही जगह से लेकिन खुद को पृथक मानते हैं। लेकिन चीन का स्टैंड क्या है? चीन का हमेशा से दावा रहा है कि ताइवान उसी का हिस्सा है और वो उसको अपना एक प्रांत मानता है जो उससे अलग है। जरूरत पड़ने पर ताकत से मिलाने की बात भी करता रहा है। वो पहले भी उसने एक बार छीना है जापान से और अब फिर वही बात करता है। जापान ने पहले ले लिया था जब वर्ल्ड वॉर की बात थी। इधर चीन का ग्रेटर चाइना प्लान है जिस पर वो काफी जोर देता है। क्या कहता है कि किसी भी कीमत पर ताइवान को मिलाने की बात वो रखता है और उसके अलावा सिर्फ ताइवान नहीं, हांगकांग, तिब्बत, इन तीनों को। तो ये एक अखंड चीन जैसी तस्वीर उभारने की कोशिश करता है, ग्रेटर चाइना की ये बात करता है। अब देखिए अमेरिका यहां पर उसकी क्या भूमिका है। ताइवान को अभी अमेरिका ने मान्यता नहीं दी, इनकी अपनी पॉलिसी है जिसमें ये एक वन नेशन थ्योरी पे चलते हैं अमेरिका वाले, और ये चीन यानी बीजिंग सरकार को ही मान्यता देते हैं, लेकिन ताइवान के साथ भी खड़े नजर आते हैं। ताइवान को मदद ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत ये लोग करते हैं। ताइवान में लोकतंत्र है, इस वजह से अमेरिका को उसका और ज्यादा सपोर्ट होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, ताइवान से जैसा मैंने बताया रिलेशन एक्ट के तहत इन्हें मदद करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो हथियार है आत्मरक्षा के लिए वो ताइवान अमेरिका से खरीदता है। और इसके अलावा एक जो बड़ा रीजन है, जो पूरा प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, यहां पर अमेरिका को अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखने के लिए और अपने एलाइज की पोजीशन स्ट्रांग रखने के लिए और चीन को कंट्रोल करने के लिए ताइवान स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह लगती है। यह भी एक कारण है कि अमेरिका का इसमें इतना इंटरेस्ट है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि आखिर क्या था विवाद और इसका क्या झगड़ा है और हिस्टोरिकल इसका क्या पूरा मामला है। लेकिन अब हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सचदेव साहब यहाँ पर हैं हमारे साथ। तो सचदेव साहब, इस पूरे मुद्दे के 2 पहलू हैं। एक तो जो अभी की मैं बात करूं कि नैन्सी पेलोसी वहां जाती हैं, हालांकि जैसा हमने कहा कि अगर उनकी पॉलिसी में देखें अमेरिका की, तो वो मान्यता नहीं देते हैं 2 नेशन थ्योरी को। वो मानते हैं बीजिंग सरकारी जो मेन है वो चीन की है, लेकिन फिर भी एक पैरेलल रिश्ता वो ताइवान से रखते हैं। एक ऐसे वक्त पर जब दुनिया ऑलरेडी इतने बड़े संकट से है, एक युद्ध चल रहा है, अमेरिका की ये क्या एक तरीके की अप्रोच है जहां पर वो बाकायदा अपने लीडर को वहां भेज रहे हैं? बाइडेन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अगर ताइवान पे चीन का कोई एग्रेशन होता है तो आप भी जवाब एग्रेशन से देंगे? बोले हाँ देंगे। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? थैंक यू। हम देखिए, हम किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं कभी ना कभी समय, और मैक्सिमम आउटर लिमिट आप मान लीजिए 2049 तक कॉन्फ्लिक्ट होगा बड़ा इंडो पैसिफिक में। चाइना ने ताइवान को लेकर के अपनी प्रोविंस, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल मानता है। और शी जिनपिंग ये कहते हैं कि ये हमारी पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ताइवान के मुद्दे को खत्म करके जाएं अगली पीढ़ी के लिए। ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है ताइवान को लेकर के, राइट। अब उधर अमेरिका, और बेसिक क्वेश्चन लॉन्ग बड़ी पिक्चर में तो ये है कि नंबर 1 एम्पायर है अमेरिका, चाइना उभरता हुआ नंबर 2 एम्पायर है। और सडनली चाइना को ये लग रहा है, और सडनली अमेरिका भी सीरियस हो गया है कि मैं नंबर 2 को कभी नंबर 1 नहीं बनने दूंगा। और चाइना को भी सडनली ये रियलाइज हो रहा है कि अमेरिका के पिछले 2-3 वर्षों में जो कदम है वो अब इस तरफ जा रहे हैं तेजी से कि ये मेरी ग्रोथ को रोकेंगे और मेरे को नंबर 1 नहीं बनने देंगे। बेसिक लड़ाई ये है इन दोनों देशों की। अब इसमें ऑफ कोर्स साउथ चाइना सी पे किसका कितना रुतबा है और ताइवान का मुद्दा एक है, वो ये दोनों अलग हो जाते हैं। देखिए, साउथ चाइना सी में और देशों के साथ है, ताइवान का मुद्दा अलग है, क्योंकि ताइवान, और बाय द वे इसमें दोनों सही है। पेलोसी जो आज गई अमेरिका कह रहा है, और बड़ा अजीब विडंबना हुई है पेलोसी की ट्रिप के जरिए, आप देखेंगे सारे देश अब कह रहे हैं जी हाँ, चाइना की वन चाइना पॉलिसी में हम बिलीव करते हैं। अभी तक वन चाइना पॉलिसी की कोई थोड़ी बहुत बातें होती थी पर ताल ठोक के नहीं होती थी। बट अब अमेरिका टेक्निकली तो ये कह रहा है मैं वन चाइना में बिलीव करता हूं, बट ये अलग हमारा चल रहा है और हमारी कांग्रेस की लीडर है, वो जाना चाहे तो जा सकती हैं, इत्यादि इत्यादि, राइट। तो वन चाइना पॉलिसी सडनली ज्यादा ठोस हो गई है एक तरह से आप कहें तो, राइट, इस पूरे ट्रिप की कंट्रोवर्सी के बाद। उधर ताइवान का प्रोफाइल भी बढ़ गया है। आप बिजनेस चैनल है तो मैं क्विक बिजनेस के एंगल से हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। बाकी तो सारा कुछ है, यूक्रेन वॉर ने कर रखा है,
ऑब्वियसली चाइना की ये जो टेंशंस हैं ये रिफ्लेक्ट करेंगे। आई थिंक स्टॉक मार्केट आज या कल में 1-2% गिरी थी ओवरऑल पॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए, राइट। बट अभी जो आज आपके हमारे कोलीग अभिषेक शायद वो बता रहे थे जो सैंक्शंस का, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा उसका। चाइना ने सैंड का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है ताइवान को। ताइवान साल में करीब 6 मिलियन टन अपनी 90% जितनी नीड है सैंड चाइना से खरीदता है, 6 मिलियन टन। उसमें से 8 या 10% होती है नेचुरल सैंड, जो कि 5 मिलीमीटर के कण होते हैं फाइनर, जो कि यूज होते हैं इन मेकिंग ऑफ सिलिका एंड सिलिकॉन चिप्स, राइट। तो अगर अब ये बैन हो गया तो इसके चलते जो दुनिया की सेमीकंडक्टर मार्केट में जो भी आप कहेंगे तेजी या व्हाटएवर आ रहा है, जी जी, वो बढ़ेगा। सो दैट्स वन डायरेक्ट इम्पैक्ट। सेकेंडली, अभी जो कल परसों होने वाली है ये दो एक्सरसाइज, इनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इन द सेंस चाइना ने ताइवान के चारों तरफ से घेराबंदी का एक वो अब मॉडल बना रहा है, पायलट ट्रायल कर रहा है वो, कि अगर मेरे को कभी ताइवान को फ्यूचर में टोटल ब्लॉकेड करना तो मैं कैसे करूंगा। तो ये जो 2 दिन में एक्सरसाइजेस हो रही है ये उसकी प्रिपरेशन है जी। और इन 2-3 दिन में जहां जहां की सी लेन्स हैं और नोटिस टू एयरमैन जो नोटेम होता है वो भी इशू कर दिया गया है कि यहाँ एक्सरसाइजेज हो रही है, आप अपनाइए। तो इसके चलते कुछ ना कुछ रेगुलर ट्रैफिक, कंटेनर संजय साहब, ट्रैफिक, ये जो एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं और एक जो बयान आज चाइना का आया है पेलोसी के दौरे के बाद कि अब या तो आप डैमेज कंट्रोल करें या नतीजे भुगतने के लिए तैयार हैं, ये मतलब एक तरीके की प्रेशर टैक्टिक है जो दोनों देश, उन्होंने अपने लीडर को भेज दिया, इनको बयान देना ही था, हालांकि कुछ किया नहीं, एक्शन कुछ नहीं लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप डैमेज कंट्रोल करो नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। तो ये दोनों तरफ के टैक्टिक्स है या सच में कुछ हो जाएगा? नहीं, देखिए एक तो बात आप ये समझिए कि जो पिछले 2 दिन में हुआ, इससे पहले भी अमेरिका चाइना की टेंशन थी, ताइवान का मुद्दा था, इत्यादि इत्यादि, राइट। वो तब का नॉर्मल था। अब जब पेलोसी आके चली गई है ना, तो अब एक तरह का आप मानिए कि एक नया नॉर्मल बन गया है दुनिया का, जो कि जिसमें कि चाइना और अमेरिका के टेंशंस ज्यादा बढ़ी रहेंगी, गर्मी बढ़ी रहेगी, ताइवान का मुद्दा थोड़ा हायर उस पर रहेगा और उसके आगे मैटर एस्केलेट होंगे, राइट। अब वो एस्केलेट कब होंगे वो हम कह नहीं सकते, परंतु चाइना ने जो रिस्पांस में कि नैन्सी आके, देखो शी जिनपिंग को अपने देश के अंदर अपनी इमेज और अपनी स्ट्रेंथ भी रखनी है, उसे कुछ करना था, करना है। वो ताइवान के ऊपर हवाई जहाज भेजते रहते, अपनी एयरफोर्स के नेवल ड्रिल्स करते रहते, वो तो नॉर्मल था जी। तो अब की बार जो ये कर रहे हैं, इन्हें कुछ अलग और नया और बड़ा करना है। तो अलग नया बड़ा जो मिलिट्री रूप में करके दिखा रहा है शी जिनपिंग, वो इस समय ये करके दिखा रहा है कि मैं ताइवान के पूरे आइलैंड को मैं सर्कल करके अगर मुझे ब्लॉकेड करना हो तो उसकी तैयारी मैं कैसे करूं। ये ड्रिल अपने लिए भी है ना, अपनी सारी सबमरीन, शिप्स, एयरफोर्स, रडार, मिसाइल्स, सबकी आपस की कोऑर्डिनेशन और सारी वो प्लानिंग, अपनी तैयारी और दुनिया को मैसेज और ताइवान को मैसेज। जी। तो सर शॉर्टली मैं आपसे बस एक कंक्लूडिंग आंसर, आप जितना शॉर्ट में बता पाए कि क्या हम ये दूसरा यूक्रेन बनता हुआ या उसकी तैयारी में तो नहीं है, वैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी? नॉट एग्जैक्टली दूसरा यूक्रेन, बट स्थिति कुछ कुछ उस तरह की बनेगी कि ताइवान के मुद्दे को लेकर के ईस्ट चाइना सी में युद्ध होगा और उसमें जो लड़ाई लड़ेगी वो ताइवानीज को लड़नी पड़ेगी, जो भी बर्बादी होगी ताइवान चाइना की होगी शायद आपस में, क्योंकि अमेरिका शायद पीछे से डायरेक्टली अपनी मिलिट्री और मिसाइल तो भेजेगा नहीं इस वॉर में। तो यस, ताइवान विल फाइट, बट अंजाम क्या होगा कह नहीं सकते। हो सकता है फिर अमेरिका जुड़ जाएगा, फिर जापान भी जुड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ जाएगा, फिर तो फायरवर्क्स हो जाएंगे। क्योंकि बाइडेन साहब से जब पूछा गया कि क्या अगर वहां पे कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो उन्होंने तो हाँ में जवाब दे दिया था कि हाँ फिर हम भी मतलब एक्शन कर सकते हैं, या फिर ये स्टेटमेंट ही रह जाएगा? ये स्टेटमेंट रह जाएगा, पर इसमें शायद हो भी सकता है, बट अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसके काफी खिलाफ भी है कि भाई हम ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए क्यों लड़े, हमारा क्या फायदा हो रहा है इसमें। एक बहुत बड़ा तबका रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ये बात भी कह रहे हैं। और जहां तक अमेरिका की ऑफिशियल पॉलिसी है उसमें कि मदद करेंगे, कहां तक मदद करेंगे, वही बात है। मिसाइल उठा के अपनी सबमरीन से चाइना के शांघाई पे डालेगा अमेरिका? नहीं। ओके, कब डालेगा? ताइवान के साथ अगर मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, कुछ और हो जाए, तब शायद अमेरिका अवॉइड करेगा। सेम जैसे इन अ वे अमेरिका अभी रशिया से डायरेक्ट अवॉइड कर रहा है, क्योंकि भाई न्यूक्लियर आर्म्ड है, म्यूचुअली अश्योर्ड है बर्बादी दोनों की।
ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। काफी विस्तार से आपने बातचीत की और एक पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है और आगे क्या होने की आशंकाएं या संभावनाएं हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जी। तो ये है पूरा मामला। अब जा चुकी है पेलोसी वहां से, लेकिन थोड़ा सा टेंशन जरूर छोड़ गई है। अब एक दो दिन एक्सरसाइज के निकलेंगे, आगे दोनों देश क्या रुख अपनाते हैं इस पर, चीन और अमेरिका, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो थोड़ा तनाव तो यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा।